खुशामदीद नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से केमिस्ट्री इनसाइडर में मैं हूँ शकील आलम और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ सॉल्यूशंस में, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें काफ़ी जो है वो न्यूमेरिकल रिलेटेड जो है वो कैलकुलेशंस मौजूद हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है वेट परसेंटेज ऑफ अ सल्यूट इन अ सोल्यूशन। तो हमें डिफरेंट फार्मूले दिए गए हैं जिसमें हमने क्या फाइंड करनी है, वेट परसेंटेज फाइंड करनी है सल्यूट की सोल्यूशन में। तो इसके लिए क्या फार्मूला हम यूज करेंगे, तो जब भी हम लोग वेट परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसमें हम लोग ऊपर जो है वो क्या लिखते हैं, सल्यूट का मैस, नीचे जो है वो हम लिखते हैं सोल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे फिर मेरे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली, जिसमें मेरे पास वेट ऑफ सल्यूट ऊपर मौजूद है और वेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो नीचे मौजूद है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस एक दूसरे में मर्ज हो जाएं और एक सिंगल लेयर बना दे, उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक दूसरे में पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के बनते हैं और ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिनोल वाटर सिस्टम की बात करूं, तो नीचे वाली लेयर जो है ये वाटर इन फिनोल सॉल्यूशन बना हुआ है और ऊपर वाली लेयर जो है ये फिनोल इन वाटर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब अगर हम इन सॉल्यूशंस के टेम्परेचर में इजाफा करें तो दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा हल होते जाएंगे और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे में मर्ज होके एक सिंगल लेयर में एक प्योर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस टेम्परेचर को जिसके ऊपर ये दोनों लेयर्स एक दूसरे में मर्ज होंगी उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन फिर क्या होगा, बीटा। और फिनोल वाटर सिस्टम के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये 65.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पे दोनों लेयर्स एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl का और हम उसको अगर हीट करें तो क्या होगा, तो हीट करने से हमारा लिक्विड जो है वो वेपर बन के उड़ेगा और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में मजीद इजाफा होगा और हमारा सॉल्यूशन जो है ये सुपर सैचुरेटेड जो है वो हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हेनरीज लॉ के बारे में क्वेश्चन है। किस चीज का रिलेशनशिप जो है वो हमें बताता है, तो हेनरीज लॉ जो है ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें बताता है टेम्परेचर के लिहाज से कि कितने टेम्परेचर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर कम या ज्यादा होगी, किस तरह से ये रिलेट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, बीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। लिक्विड मिक्सचर्स जो डिस्टिल होंगे चेंज इन कंपोजिशन के साथ, उनको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस है ये दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरों को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं तो इनमें जो कंपोजिशन है वो लिक्विड की और वेपर्स की वो चेंज होती है। जैसे अगर मेरे पास फर्ज करें ये सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो जो यहाँ पे वेपर्स मिलेंगे उस वेपर्स में जो सल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी किससे, इस लिक्विड की कंपोजिशन से। और यूं हम क्या कर सकते हैं, बार बार ये जो डिस्टिलेट हमें मिलेगा इसको हम बॉयल करके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा कर लेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में कंपोजिशन में चेंज नहीं आती। तो आइडियल सॉल्यूशंस जिनको हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं, इनके अंदर कंपोजिशन में चेंज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं और कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है जी, ऑर्गेनिक लिक्विड जो डिकम्पोज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, तो अगर कोई
ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो डिकम्पोज हो जाए बॉइलिंग पॉइंट पे, तो फिर हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में या तो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं या हम स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। स्टीम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन जो है वो करवा के उस कंपोनेंट को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर 1 मोलर सोल्यूशन हम बनाए जिसमें 0.5 मोल सल्यूट के हों तो उसमें सॉल्वेंट कितना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मोलर सोल्यूशन है तो हम मोलैलिटी का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी बराबर होगी मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, और हम इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ, बल्कि यहाँ पे मोलैलिटी है तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूं, मोलैलिटी उसने हमें बता दी है 1 मोलर सोल्यूशन है, और मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो हमें क्या कर उसने दे दिए हैं 0.5 मोल्स उसने हमें दे दिए, और हमें सॉल्वेंट की जो है वो मिकदार फाइंड करनी है। तो मैं इसको ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर लिखूं तो कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हम जो है वो हमें चाहिए होगा, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और ओवर 1000, क्योंकि हमने किलोग्राम को किस में कन्वर्ट किया है, ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से मुझे ये मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो चाहिए है। तो इसको मैं कैसे फिर हल करूँगा, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 इज इक्वल टू 0.5 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट, मैस ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मैस ऑफ सॉल्वेंट इधर चला जाएगा तो मेरे पास मैस जो है ये बराबर आ जाएगा 0.5 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। बात याद रखिएगा, यहाँ पे यूनिट जो है वो कौन सा यूज होगा, ग्राम। तो मेरे किसी भी ऑप्शन में 500 ग्राम का ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 8वां क्वेश्चन। मोलैरिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HCl एंड 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4। दो सोल्यूशन है, एक 0.1 नॉर्मल HCl का है, एक 0.1 नॉर्मल जो है वो H2SO4 का है। तो दोनों की मोलैरिटी हमें बतानी है, तो कितनी होगी। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक जो है वो मैंने आपको वीडियो में बताया था, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने डिस्कस किया था। जो नॉर्मेलिटी है ये बराबर होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मेलिटी को डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, n के ऊपर। तो मोलैरिटी मेरे पास आ जाएगी n ओवर कैपिटल N में लिखूंगा नॉर्मेलिटी के लिए, ओवर n। तो अब यहाँ पे अगर मैं HCl के लिए लिखूं तो मेरे पास 0.1 नॉर्मल है और HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसकी मोलैरिटी भी 0.1 ही आएगी। ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया, HCl के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 0.1 ओवर, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है, उसके H पॉजिटिव आयोनाइजेबल 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.05 मोलर। तो HCl का 0.1 मोलर और H2SO4 का 0.05 मोलर। तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा बन जाएगा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें हमें सोल्यूशन जो है वो दिया गया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल और सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो हमें 100 ml दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो सोल्यूशन है, तो हमें बताना है कि ये सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो चाहिए होगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे। नॉर्मेलिटी यहाँ पे दी गई है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मेलिटी बराबर आएगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट ओवर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मुझे 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया है, 0.1 नॉर्मल, और ग्राम इक्विवेलेंट जो है यहाँ से मुझे सॉल्यूशन का सल्यूट का मैस जो है वो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो 100 ml है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 ओवर 1000। तो मुझे यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट ये बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू 1 ओवर 10। ये सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो ये 1 ओवर 10 उधर चला गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो बराबर होगा हमारा
अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो लिखें तो ग्राम इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा मेरे पास मैस अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला लिखूं तो ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा मैस ओवर इक्विवेलेंट मैस इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 0.1/10। अब मुझे यहाँ से मैस फाइंड करना है, लेकिन इक्विवेलेंट मैस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट मैस जो है वो किसके बराबर होगा? अगर मैं इक्विवेलेंट मैस की वैल्यू निकालूं, इक्विवेलेंट मैस जो है ये बराबर आएगा मोलर मैस ओवर वैलेंसी फैक्टर n। तो मोलर मैस 98 है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो मेरे पास इक्विवेलेंट मैस आ जाएगा 49 आएगा। अब मैं ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो मैस ओवर 49 इज इक्वल टू 0.1/10। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं मैस को, तो मैस विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 49/10, तो ये बन जाएगा 4.9/10 और ये आ जाएगा 0.49 ग्राम। 0.49 ग्राम जो है वो मैस बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो नन ऑफ दीज जो है ये क्या होगा? राइट ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है जी, इनमें से किसका वेट ज्यादा होगा? तो ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, तो HCl का 1 मोलर का मतलब इसमें हमने HCl का 36.5 ग्राम जो है वो डाला हुआ है। 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो उसने हमें डायरेक्ट मैस बता दिया 25 ग्राम। 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब हमें 36 ग्राम जो है वो इसमें वाटर मौजूद है। तो मेरे पास फिर राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा, जिसमें 36.5 ग्राम ऑफ HCl मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 11th क्वेश्चन है। हमें मोलैलिटी जो है वो सोल्यूशन की उसने जो है वो पूछी है। अगर 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन को 500 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करें तो मोलैलिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी बराबर होगी मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे जो है वो 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन दी गई है, तो अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो मैस ओवर मोलर मैस। अब टोलुइन का मोलर मैस होगा 92, तो मेरे पास ये बन जाएगा 0.1 मोल्स। अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं 0.1 ओवर, अब कितना जो है वो मुझे सल्यूट दिया गया है, सॉल्वेंट दिया गया है 500, तो ये मैं बना दूंगा 500 ओवर 1000 कर दूंगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.1 ओवर इंटू, बल्कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 इंटू 2, तो ये मेरे पास जो है वो सोल्यूशन की मोलैलिटी आ जाएगी, जो कि बन जाएगी 0.2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सोल्यूशन यूरिया का जो है वो प्रिपेयर किया गया है। 180 ग्राम ऑफ यूरिया को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके, तो मोल फ्रैक्शन बतानी है मुझे यूरिया की। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया की अगर मुझे बतानी है, उसके लिए मुझे मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए होंगे। अगर मुझे इसको मैं XA अज्यूम कर लूँ, तो मुझे A के नंबर ऑफ मोल्स और मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालूँ, 180 ग्राम इसका दिया हुआ है, तो 180 ओवर 60, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 मोल्स। और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का मतलब है 55.5 प्लस 3, क्योंकि NT में मेरे पास जो है वो NA प्लस NB दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3/58.5, और मेरे पास किसी भी ऑप्शन में ये मोल फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन, अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दें तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो उसमें हमें फ्री मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसमें कोई आयोनाइजेशन नहीं होगी, पानी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद रहेगा, और जो शुगर है ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद रहेगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें वेट बाय वेट सोल्यूशन जो है वो यूरिया का दे दिया गया है, और हमें इसकी मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है।
इसमें फिर से वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चाहिए होंगे, और उसके लिए अब हम क्या करते हैं, 10% वेट बाय वेट यूरिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास 10 ग्राम यूरिया मौजूद है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब 10 ग्राम यूरिया के अगर मैं मोल्स बनाऊं तो मैं इसको 60 पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.17 मोल। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.17, और इसको अगर मैं 18 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मोल्स। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकले यूरिया के और वाटर के। अब मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है सल्यूट की, तो अगर मैं इसको लिख दूं x ऑफ a, अगर मैं यूरिया को a से अज्यूम करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.17 इसके नंबर ऑफ मोल्स ओवर 5 प्लस 0.17 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे ऑप्शन में जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं ये पॉइंट्स में है, फैक्ट पॉइंट्स में आ रही है, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो ओवर में दी हुई है। तो इसको मैं किसी तरह से यूं सिंप्लीफाई करता हूँ कि मेरे पास जो ऑप्शन है, आंसर जो है वो सिंपल डिजिट्स में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर मैं डील करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.17 ओवर 17.17। ये वाली टर्म मैं इसके नीचे डबल बटे में ले आया हूँ। अब इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 5 ओवर 0.17 प्लस 0.17 ओवर 0.17। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 30 मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 31। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो मुझे स्लेक्ड लाइम जो कि बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, मुझे इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। अगर मुझे इसका 10 मोलर सोल्यूशन जो है वो दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी मुझे कितनी दी गई है सोल्यूशन की, 10, और कितने परसेंट इसका जो है वो कितना इसका मोलर मास होगा 74, और ओवर 10 और 100, बल्कि मैं 100 नहीं लिखूंगा, ये वैसे परसेंटेज जो है वो बन जाएगी। तो 10 जो है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 74% जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। तो यूं अगर 10 मोलर सोल्यूशन स्लेक्ड लाइम का दिया है तो ये ट्रिक जो है वो यूज करना है, इसको याद रखिएगा, इसमें गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ओवर 10। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्यूट का परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आएगा मेरे पास बीटा 74%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। mass of urea required to prepare 1 dm cube of 10% यूरिया सोल्यूशन। कितना यूरिया मुझे चाहिए होगा अगर मुझे उसका 1 dm क्यूब 10% सोल्यूशन बनाना है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, mass ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब मुझे परसेंटेज जो है वो बता दी गई है, मैस मुझे फाइंड करना है। तो 10% परसेंटेज है, मैस जो है वो मुझे फाइंड करना है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का मुझे कितना दिया गया है, 1 dm क्यूब इंटू 100। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैस निकालना है, तो ये 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है वो डीएम क्यूब में है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, सीएम क्यूब में, और मैस ये आ गया मेरे पास, और ये वाला 100 इधर जाके डिवाइड हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 100 इसके 2 जीरो से कट जाएगा, और 10 10 आर 100 ग्राम। तो ये मेरे पास जो है वो मैस निकल आएगा किसका, सल्यूट का। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चार्ली। यहाँ पे याद रखिएगा जब भी हम परसेंटेज सोल्यूशन बनाते हैं तो मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 सीएम क्यूब होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब दिया है, तो इसलिए हम इस सोल्यूशन को 1000 सीएम क्यूब में कन्वर्ट करके आंसर जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, अगर क्लोरीन गैस को पानी में मिक्स किया गया है स्विमिंग पूल के,
तो उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ppm में ही आएगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो बहुत कम है, तो ये यूनिट जो है वो किस में आ जाएगा, ppm में आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ग्लूकोज का सोल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम मोल ऑफ इसका डिजोल्व होगा वो बताएं। तो पहली बात यह है कि 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोल। हमें सोल्यूशन जो है वो यूरिया का दिया गया है 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ 10% वेट बाय वॉल्यूम का, कि जो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्लूकोज और यहाँ पे लिखूं सोल्यूशन, अगर मैं इसकी रेशो बनाऊं तो ग्लूकोज का 10%, इसका मतलब कि इसका 10 ग्राम कितने सोल्यूशन में हल है, 100 cm³ में। अब मुझे उसका कितना पूछा गया है कि अगर इसका 1 मोल हो तो वो कितने में हल होगा। तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब कि इसका अगर 180 ग्राम हो तो वो कितने में हल होगा, तो फिर हम इसको 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1800 cm³, और 1800 cm³ का मतलब ये आ जाएगा 1.8 dm³। तो देखें 10 ग्राम जो है ये डिजोल्व होगा 100 cm³ में, तो 180 ग्राम कितने में डिजोल्व हो जाएगा, आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 dm³ सोल्यूशन के अंदर जो है ये हमारा 10% सोल्यूशन बन जाएगा 1 मोल यूरिया का, सॉरी 1 मोल ग्लूकोज का। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 1.8 dm³। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगर एक्वा सोल्यूशन है एथेनॉल का वाटर में, तो पहली बात तो ये यहाँ से ये याद रखें कि ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन से। अगर हम इसका ग्राफ देखें, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर ये आइडियल का ग्राफ है तो ये सोल्यूशन जो है ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लोअर होता है दोनों कंपोनेंट से। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 78.1 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि वाटर का 100 डिग्री, और 78.6 किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का। तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा। तो इसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर इसका फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर इसका दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, ये भी गलत हो गया। इक्वल टू दैट ऑफ एथेनॉल, ये भी गलत हो गया। लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा नन, क्योंकि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एथेनॉल से भी ज्यादा होगा और वाटर से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर पे बॉइलिंग शो कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगी आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में, तो लो बॉइलिंग सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से किस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम इनके मोलैलिटीज़ की बात करें तो ये 0.1 मोलर सोल्यूशन NaCl का दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है। मैं साथ में मोलैलिटी का लिख देता हूँ। 6% यूरिया भी जो है ये 0.1 मोलर है, तो बज़ाहिर तो ये तीनों 0.1 मोलर सोल्यूशन है। फिर तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट जो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मोलैलिटी में या जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हमारा सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। लेकिन NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज होगा, Na पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास पार्टिकल हैं सोल्यूशन के अंदर, वो 0.1 नहीं रहेंगे, बल्कि वो डबल होके 0.2 मोलर बन जाएंगे। तो इस सोल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरी कर जाएगी बाकी दोनों सोल्यूशन से। तो इसके अंदर क्योंकि मोलैलिटी बढ़ गई, और मोलैलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, डेल्टा TB के। तो यूं हमारा अल्फा राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर फिनोल वाटर सिस्टम का, तो ये मैं पीछे ही आपको एक क्वेश्चन में इसका आंसर जब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 65.9 डिग्री सेल्सियस जब इसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होगा फिनोल वाटर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे,
तो कैन बी डिस्टिल्ड एट बॉइलिंग पॉइंट, ये किस बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ये डिस्टिल होंगे, तो इनका कोई भी शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं, ये जैसे जैसे हम इनको डिस्टिल करते जाएंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जाके ये मिक्सचर जो है वो डिस्टिल नहीं हो पाएंगे और ये सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो इनके अंदर 100% प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स नहीं हो सकती, तो इनका कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, हर दफ़ा इनके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आती जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, जो बॉइलिंग पॉइंट मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे केबी की वैल्यू जो है ये चेंज होती जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है हमारी मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट केबी की, कि वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये बताता है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सी नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है, ये क्रायोस्कोपिक वर्ड जो है ये बना है क्रायोस्कोपी से, और क्रायोस्कोपी जो है बेसिकली ये टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं लिक्विड्स का। तो क्योंकि इसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन जो है, डिप्रेशन जो है वो फाइंड करनी है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है ये कहलाता है। तो नेक्स्ट है जी हमारा 25th क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट होगी हमारे इस सोल्यूशन की, तो मेटा स्टेबल स्टेट सोल्यूशन की कौन सी होगी, अनसैचुरेटेड ये नहीं होगी, डाइल्यूट सोल्यूशन ये भी नहीं होगी, सैचुरेटेड ये भी नहीं होगी। तो फिर मेटा स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, जो सुपर सैचुरेटेड स्टेट होती है सोल्यूशन की, इसको हम मेटा स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद सोल्यूशन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है और सॉलिड फेज अलहदा होना शुरू हो जाती है सोल्यूशन के अंदर से सल्यूट की। तो ये हमारी मेटा स्टेबल स्टेट जब सोल्यूशन की बनेगी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में a solution in a solution the following are in equilibrium। जब भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम स्टडी करते हैं तो इनमें से किस चीज में इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट में, लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट में। तो देखें जो फ्रीजिंग है ये होनी है हमारे सॉल्वेंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट है इनमें इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ये डिफाइन है फ्रीजिंग पॉइंट की, कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिसपे उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा। 27th क्वेश्चन है जी। अगर ए बी की अट्रैक्शन, ए बी जो है ये सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, वो ज्यादा है ए से और बी से, तो कौन सी डेविएशन होगी। तो देखें जब ए बी की ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो एक्सोथर्मिक सोल्यूशन बनेगा, और एक्सोथर्मिक सोल्यूशन के केस में हमारा जो सोल्यूशन है ये क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो हमारे सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव डेविएशन जो है ये आएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, बीटा। जब भी एक्सोथर्मिक सोल्यूशन बनता है तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इनका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने पीछे एथेनॉल और वाटर सिस्टम पढ़ा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, उसमें वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट से जो है वो ज्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो यूं नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे शो होगी और बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे इजाफा हो जाता है। जैसे कि HCl और वाटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो 110 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो मिक्सचर का चला जाता है। तो नेगेटिव डेविएशन बीटा राइट ऑप्शन। 28th क्वेश्चन है जी। रूम टेम्परेचर के ऊपर मोल फ्रैक्शन एक सल्यूट की 0.25 है और वेपर प्रेशर उसका जो है वो 0.8 है, तो बताइए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी होगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी
relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन है राउल्स लॉ की जो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो हमें उसने यही पूछा है कि यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी होगी। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसने हमें बता दिया वो कितना है 0.8 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हमें बता दिया कितनी 0.25। तो अगर मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी है तो 0.25 इंटू 0.8 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2 atm। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा चार्ली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, अगर ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन मुझे बनाना है 1 नॉर्मल और उसका वॉल्यूम मुझे बनाना है 250 cm3 तो उसकी कितनी अमाउंट मुझे चाहिए होगी। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर होगी ग्राम इक्विवेलेंट ओवर dm³ ऑफ सोल्यूशन। तो हम पहले की तरह ग्राम इक्विवेलेंट को एक साइड पे निकालेंगे और नॉर्मेलिटी जो कि 1 नॉर्मल है और dm³ ऑफ सोल्यूशन को ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 250 cm³ है तो मैं इसको लिखूंगा 250 ओवर 1000। तो इसको मैं यूं हल कर दूंगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमें पता है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास इक्विवेलेंट मास ओवर, ये आ जाएगा मेरे पास मास ओवर इक्विवेलेंट मास, इसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 250। बल्कि अगर मैं इसके जीरो को काट दूं तो 25 ओवर 100। मैं एक दफ़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब मास मेरा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 25 इंटू 100 इंटू इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास जो है ये किसके बराबर आएगा, ऑक्सैलिक एसिड का मेरे पास जो है वो फॉर्मूला है। तो 25 ओवर 100 इंटू इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा, मोलर मास ओवर इसका जो है वो वैलेंसी फैक्टर 2। ऑक्सैलिक एसिड के केस में 2 आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन होते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 163 नहीं, इसका 126 आएगा, 126। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 63। और जब मैं इसको 63 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा आंसर इसका ऑलमोस्ट 15.75। और यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 15.75 नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेल्टा। आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा, विच सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन विद pH ग्रेटर देन 7। तो ये हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है कि कौन सा सॉल्ट जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज होके बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। तो कॉपर सल्फेट की अगर आप बात करें, कॉपर सल्फेट जब पानी में आयोनाइज होगा तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगी। NaCl में NaOH बनेगा, HCl बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड के केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। एक दफ़ा फिर से pH लेस देन 7। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, डेल्टा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो स्ट्रॉन्ग बेस बना के हमारे सॉल्यूशन को बेसिक कर दे। तो नन ऑफ दीज इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो नाजरीन ये थे हमारे जो क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस और इनकी डिस्कशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करें दूसरों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इल्म को फैलाने का ये सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रखें। जज़ाकल्लाह, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।